चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, मेरा दूसरा वाला मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, लेकिन अभी लेकिन हाँ, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों फंक्शन। जाते जाते मैं आपको बाप बेटा कॉन्सेप्ट बता के गया था, याद है? इधर होता था एक सेट ए, इधर होता था एक सेट बी। इधर मान लो 1 2 3 है, इधर मान लो ए बी सी डी है। 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ। तो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। क्या यही था? तो हमने इसको बोला एक फंक्शन, और हमने इसको डिनोट किया था एफ सच दैट ए टू बी। अब यहां पे जो ए टू बी लिखा है बच्चों, ये जो पहला डब्बा है ए, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन ऑफ फंक्शन, या फिर इसको इनपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। इनपुट, फंक्शन के अंदर जो इनपुट डाला जाता है, इनपुट वैल्यू, या फिर इसको वैल्यू ऑफ एक्स के नाम से भी जानते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। और ये जो बी है बच्चों, बी, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन एक डब्बे की तरह होता है, एक कंटेनर समझ लो, जहां पे रेंज एग्जिस्ट करता है। जैसे 1 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो कोई बोले कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा बच्चों, तो इसका रेंज हो जाएगा ए बी सी, होगा ना? नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ बच्चे, अभी तो पुराना क्लास चल रहा है। बताया था ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और इसमें जो इमेज मिलता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा रेंज होता है। और रेंज के बारे में एक और बात बताया था कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ क्या? कोडोमेन। बताया था लास्ट क्लास। अब देखो, इसमें एक और चीज है, इमेज और प्री इमेज, इसको भी बोलते हैं। जैसे 1 का रिलेशन बी के साथ है ना बच्चों, तो हम बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इमेज ऑफ 1। इमेज ऑफ 1 इज बी। समझ रहे हो? 1 का इमेज कौन है? बी। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं हम। उल्टा कैसे बोल सकते हैं? ऐसे कि बी का प्री इमेज जो है वो 1 है, यानी कि प्री इमेज ऑफ बी इज 1, ऐसा भी बोला जा सकता है। सिमिलरली बोलो, 2 का इमेज कौन है? इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2 इज ए। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ ए इज 2, यानी कि इस वाले डब्बे को हम इमेज बोलते हैं, दिस इज इमेज, एंड दिस इज प्री इमेज। समझ में आ रहा है भाई? दिस इज प्री इमेज, दिस इज इमेज। इमेज ऑफ 1 इज बी, इमेज ऑफ 2 इज ए, इमेज ऑफ 3 इज सी। चलिए नोट करें पहले, ये तो पुराना कहानी है। एक फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, जहां पे ए को बोलते हैं हम डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हो गया डोमेन फंक्शन का, या फिर इसको हम इनपुट वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो दूसरा डब्बा है हम इसको कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन वो डब्बा है जहां पे रेंज फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, और रेंज फंक्शन का वो होता है जो आउटपुट निकल के आता है, इसको हम आउटपुट भी बोलते हैं। तो एक काम करो, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज आउटपुट ऑफ फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन, यानी कि जो इनपुट डाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिलता है, या फिर इसको वैल्यू ऑफ वाई भी बोलते हैं। इनपुट जो होता है डोमेन, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, और जो रेंज होता है आउटपुट, दैट इज वैल्यू ऑफ वाई। लिखते जाओ।
हो गया विद्वानों? और थोड़ा गहराई में समझते हैं इसको। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया f सच दैट a टू b एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहां पे बोल दिया कि a का वैल्यू जो है 1 2 3 है और b का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a मतलब ए डोमेन, बी मतलब कोडोमेन। अब देखो बच्चों, अब बोलेगा कि बताओ फंक्शन का रेंज क्या है, तुमको निकालना है फंक्शन का रेंज। ठीक, फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल चीज है, बस एक बार तुमको इंट्रोडक्शन देना है, तुम्हारा जान पहचान इनसे करा देना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता था और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। ध्यान रहे एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो वाई लिखे चाहे एफ एक्स लिखे, दोनों एक ही बात, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो इनपुट फंक्शन का, इनपुट मतलब होता है डोमेन, इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन का। यह है फंक्शन का इनपुट। इनपुट मतलब x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले इस फंक्शन में पुट कर दिया बच्चों x के जगह पे 1, x के जगह पे 1 रख दूं तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां भी 1 रख दूं तो 1 स्क्वायर मतलब 1। यानी कि जब हमने फंक्शन में इनपुट 1 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1। अगला इनपुट देखो 2 है, तो x के जगह पे रख दिया हमने 2, तो f ऑफ 2 का वैल्यू अगर निकालें तो 2 स्क्वायर से हमें मिलता है 4। और तीसरा इनपुट जो था 3 था, तो x का वैल्यू अगर 3 रख दूं, अरे कैसे नहीं होगा, तो f ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर मतलब 9। अरे ये 9 तक जा तो रहा है, जा रहा है 9 तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो फंक्शन में हमने इनपुट डाला 1 2 3, आउटपुट मिल गया 1 4 9। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई बोल सकता है कि इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 इज 4, इमेज ऑफ 3 इज 9, या फिर प्री इमेज ऑफ 4 इज 2, प्री इमेज ऑफ 9 इज 3, सब सेम ही बात। इसको डायग्राम से बना के देखना चाहो तो इधर a है, इधर b है, इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हमें 1 का इमेज मिला बच्चों 1, 2 का इमेज मिला 4 और 3 का इमेज मिला 9। तो ये हो गया इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b। ये हमने डाला इनपुट फंक्शन में, यानी कि x का वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमको y का वैल्यू मिला 1 4 9। बात समझ में आ रही है? लिखते जाओ। समझा नहीं बच्चे, फिर से पूछो। नहीं बच्चे, कोडोमेन इज आउटपुट। कोडोमेन क्या है, आउटपुट का डब्बा है वो। डोमेन इज इनपुट, बार बार बोल रहा हूं, दिस इज डोमेन एंड डोमेन इज इनपुट। तो फंक्शन में जो फंक्शन क्या है, एक मशीन है। मशीन के अंदर हम इनपुट डालते हैं, बदले में हमको मिलता है आउटपुट। तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी कि फंक्शन के अंदर हमेशा हम लोग ये वाले डब्बे का एलिमेंट डालते हैं और इसको बोलते हैं इनपुट। तो ये वाला एलिमेंट डालते हैं तो फंक्शन अपने अंदर कुछ करता है और बदले में हमको जो आउटपुट मिलता है वो इस कोडोमेन के अंदर लाई करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इनपुट का मतलब यानी कि फंक्शन के अंदर हमेशा डालना है डोमेन का वैल्यू ऑफ एक्स, तो बदले में हमको आउटपुट मिलेगा, वो इस डब्बे में से कहीं पे लाई करेगा। समझ में आया बात? तो इस फंक्शन के अंदर इनपुट डाला हमने 1 2 3, तो बदले में आउटपुट मिल गया हमको 1 4 9। तो फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन इज 1 4 एंड 9। नोट करें। हाँ, तो हटा देंगे बच्चे हम। हमारे अगर कोडोमेन में लाई नहीं कर रहा है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है।
ठीक है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लिखते जाओ। हो गया? अब देखो, जैसे तुमको सवाल दे दिया कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, यानी कि फंक्शन में बोल दिया कि फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर है और फंक्शन का कोडोमेन भी रियल नंबर है, और एफ एक्स इक्वल टू तुमको कुछ दे दिया, मान लो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा दे दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तुमसे बोलेगा फाइंड, सबसे पहला एफ ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू निकालो, सेकंड एफ ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू निकालो, थर्ड इमेज ऑफ 0। चलो निकालो जरा। हाँ जी, एफ ऑफ पाई बाई 3 निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों? इस फंक्शन में एक्स के जगह पे क्या रख दें? पाई बाई 3। एफ ऑफ पाई बाई 3 का मतलब हो गया कि इस फंक्शन में एक्स के जगह पाई बाई 3 रखा है, तभी तो एफ ऑफ पाई बाई 3 मिलेगा। तो इधर भी एक्स के जगह पे पाई बाई 3 रख दो, तो आरएचएस में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर पाई बाई 3, एक्स के जगह पे पाई बाई 3 रख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3। अच्छा, इतना तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत आता है। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60, पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। बहुत बढ़िया बच्चे, जिनको नहीं आता टेंशन मत लेना। तो साइन 60 हो गया √3/2, इसका होल स्क्वायर है, माइनस कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये देखो √3/2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 3/4, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 माइनस 1 2/4, यानी कि आंसर इज हाफ। ये निकालो एफ ऑफ पाई बाई 6। 30 डिग्री बच्चे, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल याद रखो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये सब तो दिमाग में रट जाना चाहिए। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और क्या होता है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ये सब चीजें याद ही रख लो। हाँ जी, तो बताओ जरा, एफ ऑफ पाई बाई 6 मतलब इस फंक्शन में एक्स के जगह हमने पाई बाई 6 रख दिया, तो पाई बाई 6 रख दूं यहां पे, तो ये बन जाता बच्चों साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। सही बात। अच्छा, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 क्या हाफ होता है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 इज √3/2, इसका स्क्वायर, तो 1/4 हो गया,
और इधर देखो तो -3/4 हो गया। तो 1 - 3 - 2/4। इस बार आंसर क्या -½ होगा बच्चों? तीसरे पार्ट में तुमको सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज मैंने इसलिए दिया कि कभी सवाल आए तो कंफ्यूज ना हो। वो बोल रहा है कि इमेज ऑफ जीरो, यही बोला ना, इमेज ऑफ जीरो, यानी कि वो तुमसे बच्चों f(0) पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। इमेज ऑफ जीरो का मतलब x के जगह फंक्शन में अगर जीरो रखें तो फंक्शन क्या आउटपुट देगा, यानी कि तुमको निकालना है f(0) का वैल्यू। सेम ही चीज है। 1 या -1? -1। यहां माइनस है ना एक, तो यहां x की जगह 0 रखें तो ये हो गया sin स्क्वायर 0, sin स्क्वायर 0 माइनस cos स्क्वायर 0। और सबको पता है कि sin 0 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया -1। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट करें। हो गया सबका? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वर्टिकल लाइन टेस्ट टू रिकॉग्नाइज अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैं लिख देता हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट या फिर ग्राफिकल टेस्ट भी लिख सकते हो तुम। वर्टिकल लाइन टेस्ट या फिर ग्राफिकल टेस्ट। हम फंक्शन के ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है। कैसे बताएंगे अभी बता रहा हूं मैं आपको। तुम एक चीज दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लो बच्चों, x मतलब इनपुट वैल्यू, x मतलब इनपुट वैल्यू जिसको हम डोमेन बोलते हैं, और y मतलब आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे। अच्छा, बाप बेटा कॉन्सेप्ट याद है? बाप बेटा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये बेटा है और ये जो है ये बाप है। x इज बेटा, y इज बाप। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि किसी एक्सप्रेशन का अगर तुम्हारे सामने ग्राफ दिया हो तो तुम ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो लाइन ड्रॉ करो। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी एक्सप्रेशन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है तो वो फंक्शन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं बता रहा हूं। पहले लिख लो ये बात, ये लैंग्वेज जो मैंने बोला लिखो। इफ एनी वर्टिकल लाइन, लिखो पहले, इफ एनी वर्टिकल लाइन intersect the graph of any expression, if any vertical line intersect the graph of any expression, intersect the graph of any expression, intersect the graph of any expression at only one point, then the graph will represent a function, then the graph will represent a function, otherwise not. If any vertical line represent the graph of any expression at
हम्म। सौरभ, सौरभ, पता नहीं मेरा कैमरामैन कहाँ गया। सौरभ, कैमरामैन मतलब होस्ट। सौरभ सुन रहे हो क्या? एक्चुअली मेरा जो होस्ट है ना, कैमरा मतलब होस्टिंग जो करता है, वो भी अपने घर से कर रहा है, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। हाँ, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ, लिखो फिर से बोल रहा हूं मैं। इफ एनी वर्टिकल लाइन intersect the graph of any expression, any vertical line intersect the graph of any expression at only one point, intersect the graph of any expression at only one point, then the graph will represent a function, then oh Corona, then the graph will represent a function, otherwise not। यानी कि कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा तो वो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं किसी एक्सप्रेशन का, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ ले लिया मैंने, एक ये ग्राफ ले लेता हूं और दूसरा ले लेता हूं मैं ऐसा ग्राफ ले लेता हूं। हाँ, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ या ना? करेगा। यस यस, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देख लो, तो क्या ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी काटेगा? नहीं, ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा। तो बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा होने से इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं? रीजन बहुत सिंपल है बच्चों, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो तो एक्स है, दिख रहा है, ये एक्स है, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करो तो ये हो गया वाई। यानी कि एक्स को हम बोलते हैं बेटा और वाई को बोलते हैं हम बाप। ये है बेटा और ये है बाप। तो जरा देखो तो एक बेटा एक बाप, बहुत बढ़िया कहानी है, फंक्शन होगा। कहीं और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं यहीं ड्रॉ करना है, यहां भी ड्रॉ करके देख लो। जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो हमने देखा ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो एक्स एक्सिस पे एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस पे ये वाई हो गया, यानी कि ये बेटा बन गया और ये बाप बन गया, यानी कि एक बेटा एक बाप, यानी कि दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है, फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बोलोगे सर जरा इसमें समझा के दिखाओ, ध्यान दो इधर। अब इसमें अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे काटा इसने? 2 पॉइंट पे। तो बोलोगे सर उससे दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि अब देखो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 पॉइंट मिला ग्राफ पे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो एक्स एक ही है, दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग वाई देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाई आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाई आएगा, ये वाला। तो यानी कि ये बाप हो गया, वाई मतलब बाप, और ये हो गया बाप। और ध्यान से सोचो तो बेटा तो एक ही रहा, लेकिन बाप कितने हो गए उसके? 2। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या बोला बच्चे, फिर से बोलो जरा। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो इसमें बताओ। चलो x इक्वल टू 4 ले लिया, x इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 का वैल्यू बच्चे √4। अच्छा, अंडर √4 कितना होता है? +-2 होता है।
अच्छा, तो बात ऐसी है, बिल्कुल पहले जैसी नहीं है। एक काम करो, पहले इसको लिखो। लिखो पहले इसको छोड़ो अभी। हाँ, अभी आता हूँ। हाँ 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 हाँ, हमेशा उस पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो एक्स का वैल्यू है, जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो वाई का वैल्यू है। यानी कि ये बेटा बन गया, ये बाप बन गया। तो एक बेटा एक बाप सही था, लेकिन हमने देखा तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी यही बेटा है, लेकिन बाप बदल गया, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं बच्चों। ऐसा अगर एग्जाम्पल आ जाए, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखो, तुम ग्राफ देख के बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। होना चाहिए नहीं, हाँ या ना बताओ। थर्ड नंबर फंक्शन है क्या? है। ये फंक्शन है क्या? नहीं है। अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेना है क्या एक ही जगह पे काट रहा है। हाँ सही है, यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो हमने देखा दो जगह पे काट दिया, नहीं है फंक्शन। ड्रॉ करो। अभी उस बच्चे के डाउट पे आता हूं मैं। किसने बोला था रूट 4 वाला डाउट किसका था? नाम क्या है बच्चे तुम्हारा? अच्छा, नीलांजन। नीलांजन भाई, तुम्हारा आवाज मुझे पहचानना पड़ेगा। तुम एक्चुअली मुर्गा वाले दिन धोखा दिया ना मुझे। कोई नहीं। प्यार में धोखा खाना मंजूर है, मुर्गा में नहीं। लिखो। कोचिंग खुलने के बाद केएफसी में खिलाओगे? नहीं बच्चे, केएफसी में मजा नहीं है। तुम घर में बना के एकदम मस्त 1 किलो मुर्गा पैक करके लाना। केएफ हाँ हाँ, डब्बा में भर के लेके आना। क्या बोल रहे हो? विद्यालय में? अरे नहीं नहीं, सब खाएंगे, टेंशन मत लो। बाहर निकल के खा लेंगे, केएफसी के अंदर जाके खा लेंगे अपना वाला मुर्गा हम लोग। ये हो गया। तो ग्राफ देख के बता सकते हो कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उस बच्चे नीलांजन के ऊपर। बच्चे ने बोला, बहुत ही सुंदर बात बोला, तुम लोग भी बोलो। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, √9 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया, +-3, +-2, 3, -3। तो एक सुर में आंसर आता है +-3। सिर्फ तुम्हारा नहीं, 80% लोग का यही आंसर आता है कि सर आंसर तो +-3 होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये बात आज के बाद निकाल दो कि इसका आंसर +-3 होगा। √9 का बच्चों वैल्यू 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब तुम सोचोगे ये क्या हुआ, ऐसा तो पहले नहीं था, बदल गया जिंदगी। ये जो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो होता है ना, ये जो रूट है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग? स्क्वायर रूट बोलते हो ना। दिस इज इसका एक्चुअल नाम है बच्चों पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अरे रुको यार, अभी दूर करते हैं तुम्हारा कंफ्यूजन। दिस इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसके अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है बच्चे। इसके अंदर अगर कभी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में चला जाता है, रियल नंबर के कैटेगरी में नहीं होता है। यानी कि ना तो इसके अंदर कभी नेगेटिव आ सकता है, और जब इसके अंदर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं तो इसका आउटपुट कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि √9 रखा तो वैल्यू 3 होगा, √16 रखा तो वैल्यू 4 होगा। तो बोलोगे सर हमारे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कहां है? तुम्हारे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ यहां है, तुमने ये नहीं पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि अगर x² = 9 तो x का वैल्यू कितना? +-3। ये बिल्कुल सही है। यस, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि जब यहां से स्क्वायर क्वांटिटी हटता है, कभी भी एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो आरएचएस में +- आता है पहले, और बाद में फिर रूट लगता है। यानी कि ये +- बाहर आता है बच्चों, रूट के अंदर नहीं आता। तब यहां से वैल्यू देखो, इसका वैल्यू तो 3 ही आएगा, लेकिन बाहर +- लगा है तो इसका वैल्यू +-3 होगा।
कहीं पे अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 तो एक्स का वैल्यू आता है प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4। लेकिन अगर कोई बोल दे कि अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या प्लस माइनस 5 होता है तो उसके मुंह पे एक तमाचा लगाओ, बोलो कि ये सरासर गलत है। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 5 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। नोट करो, ये भी तुम्हारे काम का चीज है। ये तुम्हारी गलती नहीं है एक्चुअली। मैं बुजुर्गों के क्लास में, बूढ़े लोगों के क्लास में जाके पूछता हूं तब भी यही बोलते हैं, वो प्लस माइनस 3 होगा। एक्चुअली हमारे दिमाग में कुछ चीजें ऐसे ही बैठ जाती हैं बस। इतना आवाज किस चीज का आ रहा है भाई? हो गया होगा? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस, इसमें लिखो टू फंक्शंस। दो फंक्शन को इक्वल कब बोलते हैं? लिखो इसमें टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इक्वल। टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इक्वल if पहला पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट में their domains are equal, their their domains are equal। फर्स्ट पॉइंट में their domains are equal। सेकेंड पॉइंट में लिखो f of x equal to gx for all x belongs to domain। दो फंक्शन को इक्वल कब बोलते हैं? सबसे पहला कंडीशन है तो उनका डोमेन बराबर होना चाहिए। डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट मतलब x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू दोनों में जो इनपुट डाल रहे हैं हम वो इक्वल होना चाहिए। और x का जो भी वैल्यू डालूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx इक्वल टू gx हमेशा निकल के आना चाहिए। तो हम उन दो फंक्शन को बोलते हैं कि इक्वल फंक्शंस हैं। बोलोगे अच्छा, जैसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि बताओ जरा fx इक्वल टू एक्स बाई एक्स और एक फंक्शन दे दे gx इक्वल टू 1 और कोई तुमसे बोले कि बताओ क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ये इक्वल नहीं है। बच्चे देखो दिक्कत क्या है ना, x बाई एक्स, x से x को काट दोगे तो अलग बात है, वो वहीं पहुंच जाएगा, फंक्शन बदल गया। लेकिन इस फंक्शन की अगर बात करें तो जरा बताओ ये x इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू देगा क्या? इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें x के वैल्यू कुछ भी रखो, वैल्यू तो कितना मिलेगा?
1, जबकि ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। यानी कि x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में तो है, लेकिन इसके डोमेन में नहीं है। नीचे रीजन लिखो, नीचे रीजन लिख लो। एट x इक्वल टू 0 f of x is not defined, so functions are not equal. At x equal to 0 f of x is not defined या फिर undefined, while gx is defined, while g of x is defined, so both functions are not equal. Both functions are not equal, ये दोनों इक्वल नहीं है। कोई तुमसे बोले कि बताओ fx इक्वल टू 1 एंड gx इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? यस, इस बार इक्वल है, क्योंकि यहां पे x का कुछ भी वैल्यू रख दो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमेशा 1, पता है ना सबको? नहीं पता तो जान लो, ये 1 होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा इसके बराबर आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो बिल्कुल fx इक्वल टू gx है। नेक्स्ट, इसको लिखने के बाद हेडिंग लगाओ। कुछ बच्चों वाले डेफिनेशन है, वो सब मैं नहीं लिखाऊंगा। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन पता है तुम लोग को? रेशनल फंक्शन पता है? रेशनल फंक्शन पता है? अरे दो पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो, दो पोलिनोमियल का रेशियो, उसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर पता है तुम लोग को? ओके, लिख लो रेशनल फंक्शन। अब डेफिनेशन है, थोड़ा लिखते जाओ। कुछ डेफिनेशंस हैं, लिखते जाओ। हाँ जी, रेशनल फंक्शन में लिखो सौरभ, सौरभ लगता है छुट्टी पे चले गए। आ जाएगा बच्चे, वो अपने आप आ जाएगा, रुक जाओ। लिखो रेशनल फंक्शन में, लिखो बच्चे, अ रेशनल फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस। अ रेशनल फंक्शन is the ratio of two polynomial functions. A rational function is the ratio of two polynomial functions. Two polynomial functions, यानी कि इसका एग्जाम्पल कोई बोले तो दो पोलिनोमियल फंक्शन ले लो। पोलिनोमियल फंक्शन समझते हो? x के पावर में कोई फंक्शन जिसका डिग्री कुछ हो, जैसे ऊपर आ जाए मान लो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और डिवाइड कर दो इसको x माइनस 3 से, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, इसका डिग्री कितना है? 2। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, इसका डिग्री है 1, डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एक रेशनल फंक्शन। कोई और फंक्शन आ गया fx इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 1, कुछ भी बन सकता है। तो दो पोलिनोमियल फंक्शन का रेशियो जो होता है दैट इज नोन एज रेशनल फंक्शन। इसके बाद आप हेडिंग लगाओ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी अरे कुछ नहीं बोला मैंने, बोला दो पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, डिवाइड कर दिया, ये बन गया रेशनल फंक्शन बच्चे। ठीक है, एल पहले बोलना चाहिए था ना, पूछा तो बोला आता है।
अच्छा अच्छा बच्चों लिखो। हाँ हाँ एकदम एकदम हेडिंग, तुम हेडिंग लगा लो पोलिनोमियल फंक्शन और लिख लो, इसमें भी टेंशन मत लो, लिख लो। लिखो पोलिनोमियल फंक्शन में लिखो अ फंक्शन डिफाइंड एफ सच दैट आर टू आर, इसका मतलब तो समझ गए, जिसका डोमेन आर है और जिसका कोडोमेन भी आर है। अ फंक्शन डिफाइंड एफ सच दैट आर टू आर इज सेड टू बी अ पोलिनोमियल फंक्शन, इज सेड टू बी अ polynomial function in x, is said to be a polynomial function in x of degree n, small n, it's said to be a polynomial function in x, of degree n, small n, if for each input value x, if for each input value x, for each input value x in degree n, if for each input value x, लिखो a function defined f such that r to r, a function defined f such that r to r is said to be a polynomial function, is said to be a polynomial function in x, is said to be a polynomial function in x of degree n, small n, of degree n, if for each input value x, if for each input value x output of the function is a rational value या फिर rational number, for each input value x output of the function is a rational number, for each input value x, हाँ x, for each input value x output of the function is a rational number, output of the function is a rational number। अच्छा डिग्री किसको बोलते हैं ये तो पता है, जो हाईएस्ट पावर होता है x का उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, है ना बच्चे। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आ गया r टू r, एफ एक्स इक्वल टू आ गया मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसमें क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। कोई बोले कि इसका डिग्री कितना है बच्चे, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस फंक्शन, 2, जो x का हाईएस्ट पावर है। अब बोला कि इसको पोलिनोमियल तब बोलेंगे जब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख लो तो इसका आउटपुट हमेशा रेशनल नंबर आना चाहिए। चेक कर लो, x के जगह पे 1 रखो तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना आएगा बच्चों 4 माइनस 2 2। x के जगह 0 रख लो तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, अबे 3। तो देख रहे हो ये सब इसका जितना भी आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या ये सारा का सारा रेशनल नंबर है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 3 वाला फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, हाँ एफ एक्स इक्वल टू आ जाए ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको बोलते हैं क्यूबिक
क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। आवाज मत करो, ठीक है। इसका अगर जनरल फॉर्म कोई बोले लिखो तो आप कैसे लिखोगे? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, या फिर इसका नाम है, और दूसरा क्या नाम है बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते हैं इसको। अच्छा, अगर डिग्री 1 हो जाए तो फंक्शन कैसा दिखेगा? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा फंक्शन। यहां देख रहे हो डिग्री 1 है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, या फिर इसका नाम है लीनियर। कैसा? लीनियर। और क्या, अगर कोई फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स हो ही ना, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए, अगर x नहीं है तो x का पावर कितना है? 0, 0। तो इसको 0 डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या क्या? डिग्री नहीं बच्चे, डिग्री क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो x का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तुम साइड में कहीं पे एक लाइन लिख लो, डिग्री लिख के हेडिंग लगा के लिख लो, डिग्री में हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पोलिनोमियल फंक्शन इज नोन एज इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial function is known as its degree, is known as its degree। बाकी जो बोर्ड पे है पहले लिखो इसको। तो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल। घर से पढ़ाना बहुत टफ काम है यार, लेकिन कोई नहीं, इस साल कुछ नया करने का मौका मिला है जीवन में। क्या करोगे बच्चे? सिचुएशंस ही इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर करता है। सिचुएशन हो गया लिखना? क्या हो गया? वाह बच्चे, अभी मेरा सोना भी इसी रूम में है, पढ़ाना भी इसी रूम में है, खाना भी इसी रूम में है। वाह क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं। नहाना बाथरूम में है बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R एफ एक्स इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। अब सुनो, आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फंक्शन में जितना इनपुट डालते हैं ना उतना ही आउटपुट मिलता है।
नहीं समझे बात? जैसे x के जगह पे 1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y बोलो या फिर f(1) बोलो, सेम ही चीज, तो y का वैल्यू 1 आएगा। x के जगह 2 रखूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। x के जगह 3 रखूं तो y का वैल्यू 3 आएगा। x के जगह 0 रखूं तो y का वैल्यू 0 आएगा। -1 रखूं तो y का वैल्यू -1 आएगा। तो देखो इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, ध्यान से सोचो। x एक्सिस y एक्सिस, देखना x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 यहां पे है। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,1। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, देखो ये वाला पॉइंट आ गया 2,2। सिमिलरली x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया -1 -1। इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। तुमने पढ़ा भी होगा स्ट्रेट लाइन में शायद। तो इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पे जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, जो अंदर डालोगे वही बाहर मिलेगा। लिखते जाओ। हाँ बच्चे, क्या बोलूं? क्या क्या फिर से बोलो। डेफिनेशन लिखो। अ फंक्शन इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर सेम is known as identity function. A function in which input and output are equal. A function in which input and output are equal. अच्छा, तुम गाना गाया, देखो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। किसका किसका कुत्ता है भाई ये? चलो बच्चों, नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हालांकि इसके पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। कांस्टेंट फंक्शन जिसमें x हो ही ना, यानी कि f(x) इक्वल टू k, ऐसा फंक्शन। और फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, वही कहानी है। f(x) इक्वल टू k। इस फंक्शन का खास बात क्या है? इस फंक्शन का खास बात यह है कि इसमें इनपुट कुछ भी डाल दो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। अरे 1 नहीं, k। जैसे x के जगह 1, हाँ x के जगह 1 डाला तो y का वैल्यू भी k ही मिलेगा। x के जगह 2 डाला तब भी y का वैल्यू k ही मिलेगा। x के जगह 3 डाला तब भी y का वैल्यू k ही मिलेगा। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो तुम, जैसे फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3, एक ही बात है। सोचो जरा, x की जगह 0 डालूं तो y का वैल्यू क्या 3 आएगा। x के जगह 1 डालूं तब भी y का वैल्यू 3 आएगा। x के जगह 2 डालूं तब भी y का वैल्यू, यानी कि ये x से इंडिपेंडेंट है। ऐसे बोलो, x से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर इसका ग्राफ देखा जाए, जरा सोचो इसके ग्राफ के बारे में, सोचो जरा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, कहां पे 0 3, क्या इधर कहीं? x का वैल्यू 1 तब भी y का वैल्यू 3, यस 1, x का वैल्यू 1 बट y का वैल्यू अभी भी 3, यानी कि ये 1,3। x का वैल्यू 2 तब भी y का वैल्यू 3, यानी कि ये 2,3। और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन मिलेगा पैरेलल। ये तो मैंने तुमको बताया था, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, x इक्वल टू समथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, याद है? तो ये ग्राफ बन जाता है y इक्वल टू 3 का। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट फिक्स होता है, हमेशा वही मिलने वाला है। लिखो। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल फंक्शन।
हो गया? फोटो खींचने। रेसिप्रोकल फंक्शन, हाँ जी, रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसे इसका सिंबल है बच्चों, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, हाँ जी, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब बच्चे जिसमें जितना इनपुट डालें उतना ही आउटपुट मिले, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, एक्स का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ तो सोचो जरा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो 1 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 2 2, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, इन सारे पॉइंट्स को मिला के देखो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ओरिजिन से पास करने वाला। समझे? अरे एक बढ़िया फोटो लो थोड़ा, ये पूरा आना चाहिए, ये दोनों ये कैमरा और ये, ठीक है? हाँ भाई देखो, रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करते हैं, सुनो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, रुको थोड़ा पोज मार रहा हूं, हाँ हो गया, हाँ चल। अच्छा बच्चों, R0 का मतलब क्या होता है? R0 का मतलब होता है बच्चों R-0, यानी कि जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर, ये सिंबल याद रखना आज के बाद। R0 का मतलब R-0, यानी कि ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, x इक्वल टू 0 रखें तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है। इसको हम लोग y इक्वल टू 1/x के नाम से भी जानेंगे। इसमें सोच के देखो, x का वैल्यू 1 रखूं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? अरे बोलते जाओ, 1, x का वैल्यू 2 रखूं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 1/2, x का वैल्यू 3 रखूं तो y का वैल्यू 1/3, अगर x का वैल्यू -1 रखूं तो y का वैल्यू 1/-1, अगर x का वैल्यू -2 रखूं तो y का वैल्यू -1/2। अब जरा देखना, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, पॉइंट्स ले लो। रुक जाओ बच्चे, गाना अभी आराम से गाएंगे दोनों मिलके, 1 मिनट देख लो। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1। देखो एक पॉइंट यहां पे आ गया, देखना, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/2। अच्छा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/2, इसके नीचे है इसके ऊपर? नीचे, तो ये 1/2, तो देखो ये वाला पॉइंट है दूसरा पॉइंट। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू देखो 1/3, इसके और नीचे यहां कहीं, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। समझ रहे हो? ऐसे ही जब x का वैल्यू 1/2 ले लोगे, x का वैल्यू 1/2 चेक करके देखो तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि जरा इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ जरा, तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनता है। समझ में आई बात? ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे, ऐसा लगेगा कि टच कर रहा है, ये टच करता हुआ फील होगा बच्चों, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ये भी इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, यानी कि ऐसा। और वैसे ही इस वाले क्वाड्रेंट में एक मिलेगा ऐसा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये इसको हाइपरबोलिक शेप बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानना है आपको, अभी आप ग्राफ बनाओ बस।